हेलो बच्चों। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं तब मेरा सबका नमस्कार। और जैसा कि मैं हम लोग क्लास 11th का ग्रेविटेशन का चैप्टर स्टार्ट किए थे और उसका एक लेक्चर हो भी गया था। उसमें थोड़ा सा मैं मेमोराइज करवा दूं। क्या किए थे हम लोग, उसमें ये देखे थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे की कहानी क्या होती है। फिर हम लोग उसमें बातचीत थोड़ा बहुत उसके हिस्ट्री के बारे में बातचीत किए थे। हिस्ट्री बताने का मेरा पूरा का पूरा मोटो ये था कि कोई भी अगर जो लॉ बनता है या कोई नेचर में फिनोमेना होता है उसको देख के कोई लॉ बनाना ये बहुत कठिन काम है। मतलब कठिन का मतलब ये नहीं है कि इट इज इम्पॉसिबल। इट कैन बी हैपन दैट यू कैन ऑल्सो मेक ए लॉ इन फ्यूचर, जब भी आप लोग पढ़ लेंगे। खैर, फिर वो देखा गया था कि ग्रेविटेशन का लॉ रियल में किसी एक व्यक्ति का लॉ नहीं है, या ग्रेविटेशन का जो लॉ हो वो किसी एक पर्सन या किसी एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं था। उसमें हम लोगों ने देखा केपलर ने क्या सिद्धांत दिया, टाइको ब्राहे ने क्या सिद्धांत दिया, फिर टाइको ब्राहे, केपलर और गैलीलियो को के कंक्लूजन को मिला के न्यूटन ने अपना वही सारे फॉर्मुलाइज किए और उसी को बोला गया न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ऑफ कोर्स उसने पूरा सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप सारे चीजों को लिखा था और लिख के फिर उसके बाद उसको समझाया था। इसलिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पूरा का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? न्यूटन को। लेकिन रियल में सिर्फ न्यूटन ने नहीं बनाया था, उसके पीछे कई लोगों का हाथ था। केपलर का था, फिर टाइको ब्राहे का था, गैलीलियो का था। आज हम लोग उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा सा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, या ये देख ले प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप लोग हेडिंग डालिए प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। एक और बात मैं बता दूं, जैसे कुछ बच्चों का, मेरे बच्चों का कुछ कमेंट आता है कि सर जो आप लोग लिखते हैं वो थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, वो समझ में नहीं आता है। तो बेटा आप लोग अच्छे से आवाज को सुनना, हम लोग उसको ट्राई कर रहे हैं कि फिक्सअप कर दें। लेकिन अगर जो इन केस अगर जो आपको दिक्कत होती है तो आप हमारी बातों को ध्यान से समझिए, सुनिए। तो रियल में हम लोग जो बोर्ड पे लिखते हैं बेटा वही एग्जैक्ट बोलते भी हैं। तो आपको अगर जो लक बाई चांस अगर जो ऐसा होता है कि आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, या हो सकता है कि कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो उसको आप लोग हमारे साउंड से या हम लोगों के वॉइस से रिकॉग्नाइज करके आप लोग सही लिख सकते हैं। एक दूसरी बात, हो सकता है कि हम अपन लोगों को मतलब कोई भी चीज लिखने में स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है, तो उसको आप लोग अपने हिसाब से करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग समझ जाए ग्रेविटेशनल फोर्स का वो फॉर्मूला लिख ले। ये मान लो कि ये 2 पॉइंट मास होता था बेटा, ये था m1 और ये था बेटा m2, और इसके बीच का अगर जो डिस्टेंस है r होता था तो फोर्स इज इक्वल टू होता था g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता था। यही होता। अब इसी में हम लोग प्रॉपर्टी वाइज या इसी को देखेंगे कि कैसे क्या करना है। तो पहला पहला चीज लिख लीजिए, पहला लिखिए, दिस इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है बेटा। अब सेंट्रल फोर्स क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। सेंट्रल फोर्स क्या होता है कि मतलब हमेशा ये जो फोर्स होता है वो दो मासेस में अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है दिस फोर्स, दिस फोर्स always act along the line joining the masses, the two masses from their center, from their center। कहने का मतलब देखो एग्जांपल में हम बता रहे हैं, थोड़ा सा इसका इलस्ट्रेशन दे रहे हैं। जैसे मान लो कि ये फोर्स, ये मान लो कि ये मास m1 है
और ये मान लो कि ये स्फीयर है और इसका ये वाला मास m2 है, ठीक है। तो ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा। तो मान लो कि मैं तुमको लोगों को सिखाया था कि मान लो कि फोर्स लगाने के दो तरीके, ये वाला क्या ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा कि ऐसे लगाएगा, और ये वाला इस पे, ये वाला इस पे लगाएगा। तो ये मतलब ये कि ये वाला, ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना, ये m2 वाला इस पे लगाएगा। तो इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, फोर्स बताया था वेक्टर में, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अगर जो बेटा यही हम लोग ये लिखते हैं तो ये गलत है, ये क्या है, गलत है। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये सही है, और ये दोनों क्या है बेटा, गलत है। ये क्या है, गलत है। सिर्फ कैसे रहेगा, अगर जो मान लो ये दो मास है और ये के मास है, अगर जो इसमें अगर जो मान लो कि इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस है r, और ये मान लो m1 है, ये m2 है, तो इसमें सिर्फ फोर्स इधर को एक लगाएगा और ये इधर को लगाएगा, ये इसका तिरछा नहीं लगाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। ठीक है बेटा, मतलब सेंट्रल फोर्स का ये मतलब होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो मासेस के बीच में लगता है और उसके सेंटर से जो ज्वाइनिंग होने वाली स्ट्रेट लाइन है उसके लॉन्ग लगता है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ओके, आई एम गोइंग टू रब इट, यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इन योर बुक वेयर यू राइट। एक चीज मैं बता दूं, जैसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले मत लीजिएगा, ये आप लोग लिखेंगे तो आपके किसी न किसी माइंड के मेमोरी में कैच होता रहेगा, ठीक है ना। फिर दूसरा बेटा, दूसरा बताया जाए तो दूसरा ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली applicable ऑन पॉइंट मास। कौन सा, पॉइंट मास। किस पे अप्लीकेबल है बेटा, पॉइंट मास। अब वो जो मेरे क्लास में मेरे बच्चे होंगे वो पॉइंट मास बहुत अच्छे से समझते हैं। जो लोग नए नए हैं, जो लोग नए नए इस चैनल पे देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा पॉइंट मास हम लोग बताएंगे। देखो, पॉइंट मास का मतलब ये होता है, पॉइंट मास का मतलब छोटा मास नहीं, आई रिपीट, पॉइंट मास का मतलब छोटा मास नहीं। पॉइंट मास का मतलब ये होता है कि दो ऑब्जेक्ट का अगर जो साइज उनके बीच के डिस्टेंस का बहुत 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 छोटा हो तो उसको हम लोग किसके तरह ट्रीट करेंगे, पॉइंट मास की तरह। उसको कैसे ट्रीट करेंगे बेटा, पॉइंट मास की तरह। आई रिपीट, when the size of the object is as much as small as compared to the distance between them, then we treat that object or that particle as a point mass। ठीक है ना, जैसे ध्यान से सुनना, लिख दे रहा हूं इसको, when the size of the object is very very small as compared to the distance between them, then we consider that object as a point mass। ठीक है बेटा, अगर जो साइज जो होता है ऑब्जेक्ट का बहुत बहुत छोटा, अच्छा ठीक है सर, बहुत बहुत छोटा तो आप बता दिए, इसका मतलब क्या, बहुत बहुत छोटा का मतलब क्या है, क्या बहुत बहुत छोटा में क्या ये पेन आएगा, ये क्या मार्कर आ जाएगा, ऑफ कोर्स आ जाएगा। अच्छा, बहुत बहुत छोटे में क्या, वो ये घर की छत आ जाएगी, हाँ आ जाएगा। अरे ये क्या बात हुआ, बहुत बहुत छोटे में क्या अर्थ आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। मतलब अर्थ, द साइज ऑफ द अर्थ या अर्थ कैन बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट मास। कैसे देखते हैं, ध्यान से, जैसे मान लो बेटा, ध्यान से सुनना, जैसे मान लो कि ये
स्फीयर है, ठीक है। और इसका रेडियस में मान लिया, ये मान लो कि ये छोटा सा स्फीयर है और एक ये स्फीयर है, और इसका रेडियस है 5 mm और इसका रेडियस है बेटा 5 मान लो 3 mm और इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस है बेटा 9 मीटर। कितना डिस्टेंस है? 9 मीटर। तो देखो इसको पॉइंट मास करेंगे कि नहीं? ऑफकोर्स करेंगे। देखो ध्यान से, का मतलब होता है 10⁻³ 10⁻³ 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ इसका मतलब बेटा कि ये वाला ये डिस्टेंस इससे 1000 गुना बड़ा है। ये वाला डिस्टेंस, ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है मीटर, वो इससे 1000 गुना बड़ा है। इसलिए इसको हम लोग किसके तरह ये ट्रीट कर सकते हैं? पॉइंट की तरह। किसके तरह? पॉइंट की तरह। मतलब नोट, स्फीयर्स कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट मास। अच्छा सर, ठीक है सर, जान गए। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेके बताऊं? इसको रब कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लीजिए। जैसे बेटा अगर जो मान लो कि ये अर्थ है, क्या है? अर्थ है, और जिसका रेडियस जानते हो कितना होता है? 6400 किलोमीटर। और ये मान लो सन है, ठीक है। इसका भी कुछ डिस्टेंस होगा मान लो, और इनके बीच का ये वाला जो डिस्टेंस होगा है बेटा, ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा, ये सपोज करो मान लो कितना है? 10⁻28 मीटर, नियरली इक्वल टू 10⁻28 मीटर। तो अब देखो ये 6400 किलोमीटर तो बहुत बड़ा है, लेकिन 10⁻28 या मैं ये भी बोल सकता हूँ 10⁻28 किलोमीटर मान लो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़े है। तो ये वाला इससे कम से कम 1 × 28 पावर टाइम्स बड़ा है। मतलब समझ रहे हो, जो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग उनके साइज से कई लाख करोड़। समझ रहे हो? यू कैन इमेजिन। इमेजिन नहीं हो रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था ना, सॉरी, मतलब प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, इज प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सो वी शुड हैव टू सम रिस्पेक्ट। तो उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज अलॉटमेंट किया था ना। तो सोचो इसी तरह ये देखो, इसके कंपैरिजन में ये वाला डिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है। मतलब साइज ऑफ अर्थ is much greater than distance between them. Hence earth can be treated as point mass. अच्छा सर, समझ गए। तब तो इसका मतलब ये बात हुआ कि अर्थ पे जो सारी चीजें पॉइंट मास की तरह है। ऑफ कोर्स है और नहीं भी। ये क्या बात हुई सर? तब हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि ट्रेन पॉइंट मास है कि नहीं, मार्कर पॉइंट मास के है कि नहीं, मैं पॉइंट मास हूं कि नहीं, मोबाइल पॉइंट मास है कि नहीं? तो बेटा दो तरीका है। एक, 90% क्वेश्चन में दिया रहेगा, 90% क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वो पॉइंट मास एज्यूम कर लेंगे। या दूसरा, अगर जो पार्टिकल बोलेगा, 2 पार्टिकल आर दिस, पार्टिकल अगर जो नाम ले लिया तो हम लोग उसको कैसे ट्रीट करेंगे? पॉइंट मास की तरह। क्या ये मार्कर पॉइंट मास है? मैं नहीं बता सकता। जब दो मार्कर को अगर जो बीच में रखूंगा तो ये क्या पॉइंट मास है? नहीं, ये पॉइंट मास है नहीं। अगर जो ये दो मार्कर हैं, ये दो मार्कर हैं बेटा, और ये मान लो कि ये मार्कर है, तो ये मान लो कि इनके डिस्टेंस का ये है 1 मीटर और ये डिस्टेंस है 5 मीटर। तो क्या ये पॉइंट मास है? नहीं, मार्कर आर नॉट पॉइंट मास। अच्छा ठीक है सर, लेकिन अब देखो यही कहानी उल्टा मैं कर रहा हूं।
यही कहानी अगर जो मैं ऐसे कर दूं बेटा, ये मार्कर है और ये मार्कर है, ये मार्कर है, ठीक है। और ये मान लो कि ये मैंने मान लिया कितना, 9 मीटर, और इसका ये वाला डिस्टेंस मैंने मान लिया 2 सेंटीमीटर। तो क्या ये पॉइंट मास है? ऑफकोर्स मार्कर कैन बी पॉइंट मास। ठीक है बेटा, या 9 किलोमीटर मान लो, 9 किलोमीटर। तो सोचो, अब मार्कर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 9 किलोमीटर। किलो मतलब सेंटीमीटर से कितना, 10,000 टाइम्स ज्यादा है। तो सेंटीमीटर से मतलब इनके साइज से इनका डिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे मार्कर को कैसे ट्रीट करेंगे? पॉइंट मास की तरह। और यहाँ पे उसी सेम मार्कर को पॉइंट मास की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। कंसेप्ट माइंड में थोड़ा बहुत डेवलप हो रहा है कि पॉइंट मास क्या होता है। एनी ऑब्जेक्ट कैन बी पॉइंट, लिख लो, नोट में लिखो, नोट में लिखो, any object can be treated as point mass. It depend upon the condition. It depend upon the condition. If the size, अब इसको नहीं लिखना है, it depend upon the condition. If the size of the object is much much smaller as compared to the distance between them, then of course we can treat that object as a point mass. कंसेप्ट क्लियर हुआ पॉइंट मास का? और सुनो एक और बात, ये रियल में पॉइंट मास का जो कंसेप्ट है ये हर जगह अप्लीकेबल होगा, हर जगह। ये जो पॉइंट मास का डिफिनीशन है ये हर जगह लागू होगा। ऑफ कोर्स मेरे 12th के बच्चे या मेरे जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो इतना इनको उनको एक्सप्लेन किया जाता है तो उन लोगों को ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा। लेकिन मेरे उन बच्चों को या जो लोग नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उन लोगों के लिए पॉइंट मास बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि पॉइंट मास का यहाँ ग्रेविटेशन में जरूरत है, पॉइंट मास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जरूरत है, पॉइंट मास का काइनेमेटिक्स में यूज होता है, पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास में चैप्टर में यूज होता है। इसलिए पॉइंट मास के कंसेप्ट को समझना बिल्कुल जरूरी था। ठीक है, ठीक है भैया, जान गए। पहला क्या है? इट इज ए सेंट्रल फोर्स। दूसरा क्या होगा? दिस ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लीकेबल ऑन पॉइंट मास। थर्ड देखते हैं बेटा, जिसको मैं रब कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग उतार लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ गए। अच्छा, थर्ड जो है वो ये है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। मतलब दो मास पार्टिकल है या दो मास बॉडी है तो वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगे। मतलब बेटा कि ग्रेविटेशनल फोर्स या यूं कह लो प्यार सिखाता है यार। मतलब दोनों के बीच में प्यार होना चाहिए। अब वो अलग बात है तुम्हारा किसी और के साथ, किसी और का किसी और के साथ, लेकिन प्यार सिखाता है तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अच्छा, एक और चीज ध्यान से सुनना, ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर जो मैं खींच लिया तो इसको क्या बोलूंगा? पुल। और इसको अगर जो ढकेल दिया तो क्या बोलूंगा? पुश। तो देखो, अगर जो ध्यान से सुनना, ये मार्कर को अगर जो मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, पुल कर रहा हूं, तो यही तो अट्रैक्शन है, यही तो अट्रैक्शन है। या इसको पुल कर रहा हूं तो यही क्या है? रिपल्सन। तो पुश मतलब होता है, पुश मतलब होता है बेटा, पुश मतलब होता है रिपल्सन, और पुल मतलब होता है अट्रैक्शन। तो क्या मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को पुलिंग फोर्स बोल सकता हूं? ग्रेविटेशनल फोर्स को पुलिंग फोर्स बोल सकता हूं। इट इज अ पुलिंग फोर्स। ठीक है, इट इज अ पुलिंग फोर्स। अच्छा, दूसरा भी बात, ये ऑब्जेक्ट है, ये है मार्कर है, इन दोनों एक दूसरे को आपस में फोर्स लगा रहे होंगे,
लेकिन क्या फोर्स लगाने के लिए इनको फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत है क्या? इनका एक दूसरे से कांटेक्ट होना जरूरी है क्या? नहीं, एक दूसरे से कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच में एक फील्ड काम करता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। आगे के 3 लेक्चर वही सब डिस्कस किया जाएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी बस फिलहाल में ये जानो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होने के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है। इस और देखो है भी, अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो क्या उनके बीच में कोई कांटेक्ट है क्या? नहीं। हमारे और तुम्हारे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कोई कांटेक्ट है क्या? नहीं। तुम्हारे और उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो क्या कांटेक्ट है क्या? नहीं। प्यार वाला फोर्स लग रहा है लेकिन कांटेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है, या नॉन कांटेक्ट फोर्स को ही बोलते हैं फील्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्स। ठीक है। नॉन कांटेक्ट का मतलब ये होता है डज नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट, डज नॉट रिक्वायर टू अप्लाई फोर्स, टू अप्लाई फोर्स बेटा, टू अप्लाई फोर्स। ठीक है सर, जान गए। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बेटा? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा हो, इसको क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, फिर मैग्नेटिक फोर्स हो गया, मतलब जितनी फील्ड फोर्स है वो क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ओके, ठीक है सर, जान गए। फिफ्थ वन जो होता है बेटा, फिफ्थ वन वो होता है, अब थोड़ा थोड़ा क्या है कि अपने को समझ आनी चाहिए। जैसे वर्क पावर एनर्जी में हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े थे, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा तुम लोग को बताया गया? जितने भी सारे फील्ड फोर्स हैं वो कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब चाहे ऐसे नोट में लिख लो थोड़ा सा, तो एक चीज कि ऑल फील्ड फोर्स, all field forces are conservative in nature। तो इसलिए 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 बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी प्रॉपर्टी? फिफ्थ, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है बेटा वो भी कौन सा है? कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है सर, जान गए, कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा और कुछ बनाए बताएंगे क्या? कंजर्व भूल गए क्या तुम लोग? क्वारंटाइन में पूरा का पूरा भूल जाते हो। अरे पढ़ लो, नोट्स तो पढ़ लो। और तुम लोगों ने वर्क और एनर्जी, जो मतलब जो लोग मुझसे नहीं पढ़े हैं वो भी लोग, वर्क और एनर्जी के बाद ही ग्रेविटेशन का चैप्टर स्टार्ट किया जाता है। एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं बेटा, हम लोग या मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग वर्क और एनर्जी पढ़ चुके होंगे। सर्कुलर मोशन, थोड़ा थोड़ा इसमें सर्कुलर मोशन का भी कंसेप्ट यूज होगा जब सैटेलाइट वोटेलाइट के बारे में बात करेंगे, या मून और अर्थ के बीच का जो रिवोल्यूशन बात होगा तो उसमें सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट होगा। इसलिए हम लोग ये मान चुके होंगे, या मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सर्कुलर मोशन, और ज्यादा नहीं, बस ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv² अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, चाहे सेंट्रीपिटल होता है mr⍵²। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है। तो कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब होता है बेटा, इट मीन्स वर्क डन, वर्क डन does not does not depend upon the depend upon the path। मतलब रियल में
जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो, तुम लोग को बताया गया था खूब अच्छे से। जैसे मान लो कि ये है, ये बॉल है, मान लो कि ये यहाँ पे पहले लाया, फिर मैं यहाँ पे इसी बॉल को लेके आया, ठीक है बेटा। अब मान लो कि ये, मान लो कि ये के पाथ है, ये के पाथ है, और ये के पाथ है। मान लो ये पॉइंट ए है, बी है, और ये सी है, ठीक है बेटा। ये के पाथ है और ये ए पाथ है, ठीक है। मतलब बॉल को ए पॉइंट से सी पॉइंट तक लेने के दो तरीके, दो रास्ते। यहां से ऐसे जाए, ए से बी, बी से सी, और दूसरा ए से सी। तो जब जब ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो यहां से, मतलब अगर जो वर्क डन, अगर जो 10 जूल हो रहा होगा, तो यहां से भी पूरा का पूरा वर्क डन कितना हो रहा होगा, 10 जूल, ठीक है। समझ में आया? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव नेचर होता है, ठीक है ना। वर्क डन इन पाथ ए बी सी इज इक्वल टू वर्क डन इन पाथ ए सी। और कितना मैंने एग्जांपल में मैंने मान लिया 10 जूल का वर्क डन, ठीक है। मिटा लीजिए, सॉरी, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए। आई एम ट्राइंग दैट यू विल बी मोस्ट क्लियर in concept. Unless if you have any doubt, then comment. We will try to solve your problem. Uh, okay, pause the video and write down. I am going to rub it. Actually, you just try to understand my word. Don't go on my English, because it may be happen that my English pronunciation is not as good as you speak the English. But you just try to speak. You just try to understand. Okay, I'm going to rub you. मैं मिटा दे रहा। अच्छा, कितना हो गया? फिफ्थ हो गया। सिक्स बेटा, सिक्स वाला पॉइंट मास के लिए हो गया, अट्रैक्टिव नेचर हो गया, सेंट्रल फोर्स हो गया। अच्छा, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। चाहे इसी को क्या लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, कैसे बेटा? कहने का मतलब ये है, ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि अभी क्लास 12th में आप लोग ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या हो सकता है कि आप लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। मतलब रियल में अगर जो दो चार्ज पार्टिकल है, इसको एयर में सेम डिस्टेंस, मान लो कि सेम डिस्टेंस है, इनके बीच में फोर्स लगेगा 10 न्यूटन। अगर जो इसी पूरे चार्ज पार्टिकल को, पूरे के पूरे सिस्टम को वाटर में डाल दोगे, तो पता चलेगा कि इसका फोर्स कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, फोर्स चेंज होगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ऐसा नहीं है। जैसे एग्जांपल में अगर जो मान लो कि ये है, और मान लो कि इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस मान लो कि कुछ भी है, यहाँ पे अगर जो फोर्स की वैल्यू m1 m2, और मान लो ये डिस्टेंस r है, इसकी फोर्स की वैल्यू अगर जो 15 न्यूटन है, तो इसके पूरे के पूरे सिस्टम को बेटा अगर जो आप पानी में डाल देंगे या किसी लिक्विड में डाल देंगे, ये किस में है बेटा, एयर में, और ये किस में, मान लो कि ये है, और मान लो कि ये है, और इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस आर ही है, तो यहां पे भी फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 15 न्यूटन। ये क्या है, एयर, ये क्या है, लिक्विड, ठीक है बेटा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। एयर में सेम 15 न्यूटन का, लिक्विड में सेम 15 न्यूटन का, हो सकता है लिक्विड चेंज कर दो तो अदर होगा। तो रियल में ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है सर, जान गए। मिटा रहा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
अच्छा, सेवेंथ वाला अगर जो देखें, सेवेंथ प्रॉपर्टी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको शॉर्ट में अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे जी एफ। जी एफ, जी मतलब गर्ल, एफ मतलब फ्रेंड, गर्लफ्रेंड नहीं कहते, गर्लफ्रेंड नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा, गर्लफ्रेंड मतलब समझते हो ना, महिला मित्र। कितना मजेदार इंग्लिश का हिंदी प्रोनाउंसिएशन है, गर्लफ्रेंड महिला मित्र। खैर छोड़ो, इस पे आते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, सेवेंथ सेवेंथ क्या बता दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स आर एक्शन रिएक्शन फोर्स, मतलब इट फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है बेटा, ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लो कि ये मास है, ये क्या है, ये मैंने मास मान लिया m1 और ये मैंने मास मान लिया m2 और इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस है r। तो ये वाला बेटा अगर जो, ये वाला इस पे अगर जो, मान लो कि ये इस पे 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, ये थोड़ा सा मैं, ये मार्कर खराब हो गया है, मैं दूसरा मार्कर ले लूं। अगर जो ये वाला, अगर जो इस पे 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, तो ये वाला भी इस पे 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, और दोनों अपोजिट नेचर। मतलब ये रियल में अगर जो मान लो इसको फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और इसको अगर जो लिख दूं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो इसका हो जाएगा बेटा फोर्स ऑन वन इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू, और क्या लग जाएगा साइन, माइनस का, क्या लग जाएगा, माइनस का। ठीक है, और ये न्यूटन का सेकेंड लॉ, यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े हो, बिहाइंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल मतलब 15 न्यूटन का ये लगा रहा है, तो ये क्या छोड़ देगा रे बाबू, ये भी लगा देगा उतना का, और ये भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा देगा, ये भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा देगा। ये अगर जो मान लो कि इसको अगर जो देखेंगे तो ये राइट में लगा रहा होगा, तो ये किधर लगा रहा होगा, लेफ्ट में, इसलिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। जब दो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल और अपोजिट होते हैं तो ऐसे दिखाया जाता है, बताया गया था तुम लोग को वेक्टर फॉर्म ऑफ में, वेक्टर फॉर्म जो पढ़ाते समय ये बात बताई गई थी। तो ये क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्स है। ठीक है बेचारा, ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गया बेटा। अब 8-1 क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स is significant for heavier object. Example, gravitational force between moon, earth या अर्थ सन क्या होता है बताता हूं। देखो, जब छोटे छोटे मास होता है, जैसे छोटे छोटे का मतलब जैसे मैं और ये मोबाइल है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल को मैं खींच ले रहा हूं, अट्रैक्ट कर ले रहा हूं, या मोबाइल मुझसे आके चिपक जा रहा है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि क्या हमारे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, ऑफकोर्स लग रहा है, लेकिन इसलिए ज्यादा इफेक्टिव इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि हम लोग का मास क्या है, कम है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझना चाहोगे तो लिख लो, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, two particles, two particles having mass, क्वेश्चन लिख लो,
two particles having mass 3 kg and 9 kg, two particles having mass 3 kg and 9 kg are placed at a distance 9 centimeter, then find the then find the gravitational force between them. Then find the gravitational force between them. क्या बोला? वीडियो को पॉज करके और आप लोग सफिशिएंट टाइम ले और टाइम लेके उसको कर डालो, ठीक है? मैं माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और लेके कर डाला। मैं करने जा रहा हूं। ये मान लिया मैंने क्या, मास 3 केजी का, और ये मास मैंने मान लिया 9 केजी का, और इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस कितना है? 9 सेंटीमीटर है बेटा। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू होगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे न्यूमेरिकल का एक और बात, अभी क्या है, एक दो लेक्चर में हम लोग थियरी खेलेंगे, फिर उसके बाद 2-3 लेक्चर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल खेलेंगे, ठीक है? उसमें अब मैं फोकस करूंगा या ज्यादा ट्राई करूंगा कि जो अपने कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है, मेंस में, नीट में और एडवांस में, वो सब हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना? तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी मतलब 6.67, चाहे 6.6 लिया करो, इंटू 10 के पावर -11 इंटू, अच्छा एक चीज और ध्यान दो, इसमें देखो इसका यूनिट मैं नहीं लिख रहा हूं, कहीं कहीं बुक में देखोगे ना तो यूनिट लिखा रहेगा, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्स है, फोर्स सारा कुछ एसआई यूनिट में लिख लेंगे तो फोर्स का क्या आएगा? न्यूटन, मतलब जो कैलकुलेशन दिया रहेगा उसको हम लोग न्यूटन बाद में लिख लेंगे। अच्छा, 3 केजी, तो रियल में एसआई यूनिट मास का क्या होता है? केजी, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9 अपॉन में, ये 9 सेंटीमीटर है बेटा, 9 सेंटीमीटर है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर, क्योंकि एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा? तो इसका सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 6.6 इंटू 10 के पावर -11 इंटू कितना होगा? 3, एक 9 से एक 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन 9 इंटू 10 के पावर -4। अब देखो ध्यान से समझा तुम लोग, इससे ये काट दिया, इससे ये 3, इससे ये काट दिया, ये हो जाएगा कितना? 2.22, ये देखो ये हो जाएगा 2.22, और एक -4 इधर जाएगा, तो अभी बता रहा हूं, बाद में समझ जाएंगे, डायरेक्ट लिख दूंगा। माइनस बेटा, अगर जो माइनस का पावर ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस का पावर ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2.22 इंटू, इसमें ये माइनस से प्लस जाएगा तो -11 + 4 कितना हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। माइनस -7, -7 न्यूटन। देखो कितना छोटा फोर्स है, 3 केजी और 9 केजी के बीच का जो फोर्स है -7 है। ये फोर्स, दिस फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस फोर्स दिस फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल बेटा। इसीलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिग्निफिकेंट होता है किसमें? सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े हैवियर मास के लिए, ठीक है ना? मैं देख लेता हूं, थोड़ा मेरा ब्लूटूथ कनेक्शन खत्म हो गया है, मैं देखता हूं क्या करना है, ठीक है? तो इसको रख, अब समझ में आया ना? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारे तुम्हारे बीच में भी तो लग रहा है, लेकिन वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन जब मास हैवियर होगा, हैवियर मतलब अर्थ का, सन का, तो अर्थ और सन के मास में ये कितना? 10 के पावर 20, तो तुमको नहीं लग रहा है कि सिग्निफिकेंट होगा? ठीक है ना? तो इसको रब कर रहा हूं, और नाइन्थ प्रॉपर्टी जो है, नाइन्थ जो प्रॉपर्टी है बेटा, वो है सुपर द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल
is valid on superposition principle is valid on gravitational force. जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं खूब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सुपर, बस फिलहाल में आप लोग लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं बच्चे, हर एक जो पॉइंट लिखा गया है उसका मैं न्यूमेरिकल में फील के साथ एकदम समझा दूंगा, फील के साथ। अगर जो आपको वो 80% भी आया होगा ना, आई विल टेक द गारंटी, जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो पूरा का पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। देखो यार, पहले लेक्चर में बोला था कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल और जो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक उसी तरह केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन का काम होता है। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज वैलिड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। कुछ नहीं यार, बहुत, देखो ध्यान से सुनना। अगर जो बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये होता क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे जैसे ध्यान से सुनना, ऐसे मान लो मैं हूं और तुम हो, और तुम, मैं और वो है। ठीक है, तो हमारे और तुम्हारे बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो प्यार होगा, वो मेरे तुम्हारे बीच का जो प्यार होगा वो उसके बीच का प्यार इफेक्ट करेगा क्या? नहीं, नहीं करेगा ना। नहीं सर, ऐसी क्या बात करते हैं, दोस्त दोस्त होता है, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं कहते। रियल में मैं, मेरे और तुम्हारे बीच में जो बॉन्डिंग है, जिस वजह से बॉन्डिंग है, क्या उसके और उसके बीच में उसी वजह से बॉन्डिंग है? ऐसा नहीं है। इसलिए जो ग्रेविटेशन सुपरपोजिशन, इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब अगर जो हमारे और तुम्हारे बीच में जो फोर्स लग रहा है वो रियल में अनइफेक्टेड होगा तुम्हारे और उसके बीच का फोर्स का। ठीक है ना, मतलब रियल में मेरे और तुम्हारे बीच में जो फोर्स होगा उसकी जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी, या हमारे तुम्हारे बीच का जो प्यार होगा वो उसके आने से कम नहीं होता, या रियल में नहीं होना चाहिए। अब वो हो जाता है तो वो अलग कहानी है। ठीक है ना, लेकिन फिजिक्स भाई नेचर है, नेचर की स्टडी है। तो फिजिक्स में क्या होता है, नेचर अपने, मतलब अपने बच्चों के साथ, मतलब जो भी बोल लो, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। ठीक है ना, भेदभाव नहीं करता। मतलब रियल में मैं ये बताना चाहता हूं कि मान लो कि ये मास है, ये मास है बेटा, मान लो कि ये मास है m1, ये मास है m2, ये मास है m3, ये मास है m4, और ये मास है m5। ठीक है, तो बेटा जो इसके इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, वो इसके और इसके बीच में फोर्स लगेगा, तो वो इन दोनों के, मतलब मान लो कि इसमें 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर जो सपोज करो कि ये मास m1 m2 है, इसमें 15 न्यूटन का फोर्स है, और मान लो कि ये मास अगर जो m3 आ गया बेटा, m3 आ गया, तो ये वाला इसके बीच में फोर्स लगाया, मान लो 16 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ये ऐसा नहीं है कि m3 के आ जाने की इसका फोर्स में कुछ इफेक्ट हुआ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब पहले भी इन दोनों के बीच में 15 न्यूटन का फोर्स लगता है, अभी भी इनके बीच में 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, या इनके बीच में मान लो कि ये कोई अगर जो पार्टिकल आ गया m4, और इनके बीच का अगर जो फोर्स लग गया 20 न्यूटन, तो ऐसा नहीं है कि इसके आ जाने से इसके इसके बीच में, या इसके इसके बीच में जो 15 न्यूटन 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा था वो इफेक्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं। यानी बेटा कि इसके और इसके बीच में अगर जो 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा था पहले, तो इसके और इन दोनों के आ जाने के बाद भी इस पे 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा। और यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लिख लो तुम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है।
लिखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। तो फोर्स ऑन वन पार्टिकल या द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल remains unaffected due to another particles in the system in the in the in the system। फिर से I repeat, the force between two particle remain unaffected due to the other particles in system। और इसका एक और एक्सप्रेशन है कि द नेट फोर्स ऑन एनी पार्टिकल या मास इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ये इसका सेकेंड स्टेटमेंट है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट, वो दोनों बात एक ही है, बस समझने का तरीका अलग अलग है। ठीक है ना? वो अच्छा लग रहा है समझने में, ये थोड़ा इसमें मैथ आ जाएगा तो थोड़ा नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये बहुत अच्छे से समझना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? आई रिपीट, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि यही बात हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाके पढ़ना है, तो इसको ज्यादा फोकस करेंगे। और इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, जो आगे चल के आगे के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन खेलेंगे, तो वो इसी पे बेस्ड होगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेटा क्या होगा कि, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फोर्स ऑन एनी पार्टिकल बिटवीन टू पार्टिकल डज नॉट इफेक्टेड बाय द अदर पार्टिकल। या उसका जो सेकेंड स्टेटमेंट होगा, इसका थोड़ा सा मैं लिखूं, जैसे देखो ध्यान से लिखना। ये देखो, ये मैंने मान लिया M1, ये मान लिया M2, ये 3, M4, M5 मान लिया। तो देखो ये वाला इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा बेटा? F। बताओ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बताओ तुम लोग। इसको लिखना होगा तो क्या लिखूंगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5। इसको क्या लिखूंगा? फोर्स, थोड़ा सा मैं दूसरा पेन यूज कर लूं। इसको अगर जो लिखना होगा तो क्या लिखूंगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ठीक है बेटा? इसी तरह इसका अगर जो लिखूंगा तो ये क्या होगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसका अगर जो लिखना होगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन, बोलो बोलो बोलो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। देखो भाई, ये वेक्टर में पढ़ाया गया खूब अच्छे से, इसीलिए जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस पे ज्यादा फोकस किया था इसी सब के लिए। तो अगर जो इस पे नेट फोर्स निकालना होगा बेटा, तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा? नेट फोर्स ऑन M1 अगर जो निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे? F net is equal to force on 1 due to 2 plus force on 2 1 due to 3 plus force on 1 due to 4 plus force on 1 due to 5। अगर जो ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल n है तो प्लस डॉट 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 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n पार्टिकल। ठीक है बेटा? ये कहानी। ठीक है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही है। मतलब कुल मिला के ध्यान से सुनना, कुल मिला के ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में दो बात याद रखना, ये कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स दो पार्टिकल के बीच में जो होता है, वो अदर पार्टिकल से रिमेन अनइफेक्टेड होता है। खूब अच्छे से समझाया हूं, उसको देख लेना। अच्छा, दूसरा, उसका अगर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी पार्टिकल का अगर जो के बीच का जो फोर्स निकालना है, वो वेक्टर सम होगा। क्या होगा? वेक्टर सम। वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्स। वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्स। वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्स बेटा, ये है। और इसी से सारे आने वाले लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल, 2-3 दिन हम लोग न्यूमेरिकल खेलेंगे, तो इसी पे होगा, वो और क्लियर होगा कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। ओके, पॉज द वीडियो and write down in your notes. I am going to rub it. Okay? मिटा रहा मैं।
ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा और, कल हम लोग लेक्चर, कल हमारा थर्ड लेक्चर होगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल, उसका न्यूमेरिकल थ्योरी पार्ट हो गया। उसमें थ्योरी पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या सिखाया, ध्यान से सुनना, आई रिपीट, 5 मिनट में रिपीट कर रहा हूँ। पहले हम लोग सीखे कि मतलब ग्रेविटेशन फोर्स का हिस्ट्री क्या है। दूसरा सीखे ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या है। फिर तीसरा हम लोग सीखे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, कैसा कैसा नेचर है, या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किए थे। थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल के लिए, वो सीखे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी मान लो कि स्टेटमेंट पढ़ लो, समझ लो, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैं बताता हूँ कि जिस तरीके से केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है बेटा, ठीक उसी तरह फिजिक्स में जब हम लोग न्यूमेरिकल अगर जो सॉल्व करेंगे, तो आप लोग 80 to 90% समझेंगे। तो आई विल टेक द गारंटी यू विल बी क्लियर 100%। ओके, थैंक यू।